नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 15 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, सेना दिवस हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। तो भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा थे, जिन्हें 15 जनवरी 1949 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। तब से 15 जनवरी भारत के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी भारतीय सैनिक ने देश की सशस्त्र सेना की कमान संभाली थी। जब करियप्पा सेना प्रमुख बने तो उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक हुआ करते थे। करियप्पा साल 1953 में रिटायर हो गए थे और 94 साल की उम्र में 1993 में उनका निधन हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पहला कथन असत्य है। दूसरा, इसी दिन हमारी सेना के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा की उपलब्धियों का स्मरण किया जाता है। दोस्तों, यह कथन तो एकदम सत्य है, अतः उत्तर केवल 2 होगा। इससे संबंधित पीआईबी में आई हुई खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर सेना के सभी कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दुर्लभ मृदा धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 17 धातुओं का समूह है। दोस्तों, इसमें स्कैंडियम और येट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइट्स शामिल हैं, जो लैंथेनाइट के समान भौतिक और रासायनिक गुण युक्त हैं। दोस्तों, 17 दुर्लभ मृदा धातुओं में सीरियम, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैलोडियम जिसे जीडी कहा जाएगा, हॉल्मियम जिसे HO कहेंगे, लेंथेनम, ल्यूटेटियम, नियोडाइमियम और इट्रियम शामिल हैं। दोस्तों, इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्त व विद्युत रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं और इस प्रकार उपभोक्ता द्वारा इनका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, राष्ट्रीय रक्षा आदि सहित कई आधुनिक तकनीकों में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उच्च तापमान, सुपर कंडक्टिविटी, हाइड्रोकार्बन अर्थव्यवस्था हेतु हाइड्रोजन का सुनिश्चित भंडारण और परिवहन, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित मुद्दों आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इन्हें दुर्लभ मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले इन्हें इनके ऑक्साइड रूपों से निकालना तकनीकी रूप से मुश्किल था। यह कई खनिजों में विद्यमान होते हैं, लेकिन आमतौर पर कम सांद्रता में इन्हें किफायती तरीके से परिष्कृत किया जाता है। दोस्तों, दूसरा है, चीन दुर्लभ मृदा धातुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह भी कथन एकदम सत्य है, चूंकि चीन के समय के साथ दुर्लभ मृदा धातुओं पर वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है। यहां तक कि एक बिंदु पर इसने दुनिया के 90% दुर्लभ मृदा पर एकाधिकार कर लिया था, यानी धातुओं का उत्पादन किया था। लेकिन वर्तमान में हालांकि 60% तक कम हो गया है, फिर भी अभी सबसे बड़ा उत्पादक यह बना हुआ है। दोस्तों, भारत के पास वैश्विक दुर्लभ मृदा धातु का भंडार 6% है, जबकि अभी 1% से कम लगभग उत्पादन कर रहा है। तो यह तीसरा कथन भी सही आता है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं, अतः उत्तर सी होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि स्वीडन अनकवर्स यूरोप्स लार्जेस्ट डिपॉजिट। तो ये देख सकते हैं ना, किरुना गैलावियर ये खाने हैं इसकी। यहाँ लौह अयस्क भी पाया जाता है। तो लौह अयस्क का खनन करने वाली कंपनी LKAB ने कहा है कि आर्कटिक स्वीडन में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार का पता चला है। तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि यह स्टॉकहोम से 960 किलोमीटर से अधिक दूर उत्तर में स्थित है। किरुना में लौह अयस्क का यह खनन करती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये किरुना, तो यहां पर पता चला है दुर्लभ मृदा तत्वों का। अब यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में दिया है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिमी विक्षोभ पूरे भारत में सर्दियों की वर्षा लाता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ से अगर भूमध्य सागर, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, हमेशा याद रखिएगा हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर, यानी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो यह जो हवाएं हैं भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर होते हुए यह भारत में प्रवेश करती हैं और जेट स्ट्रीम की सहायता से भारत में प्रवेश करती हैं और यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती वर्षा कराती हैं। इसी को पछुआ विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है। तो दोस्तों यह पूरे भारत में नहीं, इवन उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कराती है। अप टू 5 सेंटीमीटर यह वर्षा होती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में। इसीलिए राजस्थान में यह चक्रवाती जो पछुआ विक्षोभ से वर्षा होती है, यहां पर इसे मावट कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहां पर थोड़ा सा मानचित्र में देखेंगे तो ये देख रहे हैं ना हाई प्रेशर, तो ये हवाएं चलती हैं और यहां पर भारत में यह जेट स्ट्रीम की सहायता से यह भारत में प्रवेश करती हैं। इसे ही हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह से ही भारत में शीतलहर पड़ती है। तो जनवरी 16 और 18 को ये कहा जा रहा है कि शीतलहर पड़ने की संभावना है। तो यह उत्तरी भारत में शीतलहर की स्थिति को पैदा करती है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है और दोस्तों यह वर्षा रबी की फसल के लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। तो यह भी ध्यान रखेंगे। तब ऐसे में क्या हो गया, पहला कथन असत्य है, दूसरा सही है। तो पहला कथन असत्य है तो यहां पर उत्तर क्या हो गया, केवल 2, यानी उत्तर बी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। नीलकुरिंजी फूल 12 साल में सिर्फ एक बार खिलने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों जब यह खिलता है तो पर्यटक यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। दोस्तों यह पश्चिमी घाट पर्वत में यहां पर करीब 70 प्रकार के नीलकुरिंजी के पुष्प पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर्वत में। तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा है यह पूर्वी हिमालय में। दोस्तों यह कथन असत्य हो जाता है। अतः उत्तर क्या होगा, केवल 1। तो यहां पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है। दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नीलकुरिंजी जिसका वानस्पतिक नाम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। तो इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। आदेश के अनुसार नीलकुरिंजी की खेती और व्यक्तिगत पौधरोपण की अनुमति नहीं है। दोस्तों नीलकुरिंजी के बारे में अगर हम बात करें, दोस्तों यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में नीलकुरिंजी के पौधों की 70 किस्में पहचानी गई हैं। सबसे लोकप्रिय नीलकुरिंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है जो 12 साल में एक बार खिलता है। तो नीलकुरिंजी के लिए सेंचुरी यानी अभ्यारण्य की बात की जा रही है जो कि 2006 से ही, लेकिन अभी तक यह कागजों पर है। दोस्तों नीलकुरिंजी मन्नार के पास एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कुरिंजी के व्यापक रूप से खिलने के लिए जाना जाता है, जिसके अगले फूलों के मौसम की उम्मीद 2030 में होगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों 2019 में आया हुआ प्रश्न है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, यह कथन एकदम सही है। दूसरा है मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं, यह भी कथन सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः इसमें उत्तर डी होगा। दोस्तों मीथेन की बड़ी लेकिन खराब रूप से ज्ञात मात्रा समुद्री तल के नीचे तलछट में फंस जाती है जो पानी की बर्फ के रूप में जम जाती है, इसे ही हम मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। मीथेन हाइड्रेट एक बर्फ है जो केवल स्वाभाविक रूप से उपसतह में होती है, जहां तापमान और दबाव की स्थिति इसके गठन के अनुकूल होती है। दोस्तों पृथ्वी के 4 वातावरण में मीथेन हाइड्रेट के निर्माण और स्थिरता के लिए उपयुक्त तापमान और दबाव की स्थिति है। पहला आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के नीचे तलछट और तलछटी चट्टान इकाइयां, दूसरा है महाद्वीपीय मार्जिन के साथ तलछटी जमा, तीसरा है अंतर्देशीय झीलों और समुद्रों के गहरे पानी के तलछट, और चौथा है अंटार्कटिक बर्फ के नीचे। तो इस तरह से इन चारों क्षेत्रों में यह पाया जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। स्वास्तिक कम्युनिकेटिंग इंडिया साइंटिफिकली वैलिडेटेड
ट्रेडिशनल नॉलेज टू द सोसाइटी, जिसे स्वास्तिक कहा जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पहल समाज में भारत के वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान का संचार यानी स्वास्तिक के भाग के रूप में CSIR NISCPR ने 13 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे भारतीय वास्तुकला विरासत उप समिति की पहली बैठक की मेजबानी की। इसमें उप समितियों के सदस्यों के साथ साथ CSIR NISCPR की टीम भी उपस्थित थी। बैठक में प्रतिभागियों ने समिति के सदस्यों ने पिछले एक वर्ष में स्वास्तिक के प्रगति की सराहना की है। बैठक में प्रतिभागियों ने आवास, जल वितरण प्रणालियों और शहरी बस्तियों से संबंधित प्राचीन प्रथाओं का प्रसार करने वाले उपायों का प्रस्ताव रखा। इसमें आर्किटेक्चर के वैज्ञानिक सत्यापन के मानदंडों पर भी चर्चा की गई। पैनलिस्ट ने भारत के वास्तुशिल्प इतिहास के बारे में विचार विमर्श वाली एक श्रृंखला समिति ने भी सिफारिश की कि स्वास्तिक की कहानियों को शिक्षकों के साथ साझा किया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षक उन्हें कक्षाओं में अपने बच्चों को भी सिखा सकें। कक्षा में पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारंपरिक ज्ञान पर काम करने वाले संस्थानों से संपर्क करने और स्वास्तिक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए उनकी थीसिस और शोध प्रबंधों तक पहुंचने का सुझाव दिया गया। समिति के सदस्यों को स्वास्तिक कहानियों के लिए इनपुट प्रदान करने का भी काम सौंपा गया था। तो दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमें अपने पुराने लोगों के इतिहास के बारे में पता चलेगा, देश की क्या कला और संस्कृतियां रही हैं इसके बारे में पता चलेगा, समाज में भारत की जो पारंपरिक ज्ञान शास्त्रीय ग्रंथों, पांडुलिपियों, मौखिक संचार जैसे विभिन्न रूपों जो पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया है, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी इन सब चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा, जिससे कि हम अपनी इन राष्ट्र की धरोहर को बचा सकें। तो यह स्वास्तिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं, यह एक कह सकते हैं कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, हमारी पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने में यह महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाल घाट दर्रा कहां अवस्थित है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।